नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना प्रमुख को लेकर आ रही है जो कि भूटान यात्रा पर निकल चुके हैं। दरअसल बीच में खबरें भी आई थी कि भूटान लगातार चीन के अतिक्रमण का शिकार हो रहा है और चीन ने भूटानी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचों का निर्माण किया और यही वजह है कि थल सेना प्रमुख जनरल पांडे जी वहां गए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई थी जो बिल्कुल नई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि चीन को भूटान की तरफ से डोकलाम पठार के पूर्व में एक गांव का निर्माण करते हुए देखा गया और ये क्षेत्र भारत के रणनीतिक हित के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन सारे घटनाक्रमों पर भारत की नजर बनी हुई है और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। हालांकि सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनरल पांडे जी की ये जो यात्रा है वो एक दूसरे के संबंधों को और मजबूत करेगी, लेकिन वजह असली ये है कि भारत ये देखना चाहता है कि किस किस इलाके में चाइना ने इन्क्रोचमेंट कर दी है, यानी कि अतिक्रमण कर दिया है, और वो जगह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिनका मुआयना करने के लिए थल सेना प्रमुख भूटान की यात्रा पर है। दोस्तों अगली खबर भी भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना में लागू 1 रैंक 1 पेंशन पर पुनर्विचार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिकों की संस्था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा यह जा रहा है कि 16 मार्च को सशस्त्र बलों में 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में 1 रैंक 1 पेंशन योजना शुरू करने के तरीकों को बरकरार रखा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें OROP में अपनाए गए सिद्धांत में कोई संवैधानिक खामी नहीं दिखी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA से कहा था कि वे 45 यानी कि 45 ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट्स HAL से खरीदेगी जब ये 2031 में अपनी सर्विस में आ जाएंगे और इसके बाद दूसरे बैच के ऑर्डर दिए जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि TEDBF के फाइनल ऑर्डर 80 यूनिट से भी ऊपर जा सकते हैं। बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने TEDBF के एयरफोर्स वाले वेरिएंट का ऑफर भारतीय वायुसेना को भी किया था, जो कि नेवल वर्जन से यानी कि जो नौसेना वाला संस्करण है उससे 1.5 टन हल्का होगा। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से इसे लेकर कोई बात सामने भी नहीं आई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों बता दें कि तेजस मार्क 1A फ्लाइंग टेस्ट बेड से कैरिज और कैपेटिव ट्रायल पूरा हो चुका है अस्त्रा MK1 और ASM मिसाइल का, और अब इसके डेवलपमेंटल कम यूजर ट्रायल्स होंगे और इस तरीके से जो तेजस मार्क 1A का पहला बैच होगा उसमें ये दोनों मिसाइलें लग कर आएंगी, जो कि भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त कॉम्बैट क्षमता प्रदान करेंगी एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों कल राजस्थान के बाड़मेर में एक बुरा हादसा हुआ जिसमें कि MiG-21 क्रैश हुआ और भारत की 2 पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों हालांकि MiG-21 को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि वाजिब भी बनता है क्योंकि ये फाइटर जेट फ्लाइंग कफिन बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये बात भारत सरकार हो या फिर भारतीय वायुसेना सब जानते हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने कहा कि MiG-21 बाइसन की एक और स्क्वाड्रन 30 सितंबर तक उसे हटा दिया जाएगा और MiG-21 की एक स्क्वाड्रन को हर साल रिटायर किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि 3 MiG-21 जो स्क्वाड्रन्स है उन्हें 2025 तक फेज आउट कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों भारतीय वायुसेना के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मजबूरी है, जब तक हमारे पास हमारे अपने फाइटर जेट्स नहीं आ जाते, चाहे वो बात आप MRFA के तहत ले लो या फिर आप तेजस फाइटर जेट को ले लो। इसीलिए दोस्तों तेजी से अगर काम नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से हमें अपने जांबाज पायलटों की जान गंवानी पड़ेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि लाइट मशीन गन को लेकर आ रही है। दरअसल बता दें कि भारत की 3 प्राइवेट सेक्टर की फर्म जिसमें SSS डिफेंस, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम और लोकेश मशीन लिमिटेड है, इन्होंने DRDO के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जवाब दिया है, जिसके तहत स्वदेशी रूप से 7.62 बाई 51 mm की लाइट मशीन गन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार पहले बैच के तहत जो LMG की आपूर्ति की जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 30 महीनों के अंदर देनी होगी। इसके अलावा 25 यूनिटें बैचेस के माध्यम से अलग से दी जानी है ताकि इनकी टेस्टिंग हो सके। बता दें कि इस LMG की रेंज 800 मीटर होगी और इसकी मजल वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारत की स्वदेशी कार्बाइन को लेकर आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से 4.2 लाख कार्बाइन की खरीद की जानी है भारतीय सेना के लिए।
जिसे कि बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा, बजाय इसके कि इसका स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाए या इसका विकास किया जाए या फिर इसका निर्माण किया जाए। जिसका मतलब ये है कि एसएसएस डिफेंस की जो M72 कार्बाइन है, अब उनको उस कंपनी से प्रतियोगिता लेनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी जिनका जॉइंट वेंचर बना हुआ है किसी विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माता से, जैसे कि इंडो इजरायली PLR सिस्टम, जिन्होंने अपनी गैलिल AC-21 को ऑफर किया है। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप ने अपनी थेल्स F90 को प्रस्तुत किया है। DRDO की 5.56 बाई 45 mm कार्बाइन पेश की गई है और जिंदल ग्रुप और ब्राजीलियन फर्म टॉरस ग्रुप ने अपनी T4 का ऑफर किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बता दें कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की जो वर्तमान की आपूर्ति और इकोसिस्टम है वो VLSR SAM प्रोग्राम के लिए एक बड़ा फायदा साबित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्त्रा MK1 मिसाइल एक बेसलाइन होगी VLSR SAM के लिए, जिसकी कीमतें भी कम होगी और ये एक प्रभावशाली भी साबित होगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसके लिए भारत को बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि DRDO इसी तरीके के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 के लिए भी करेगा, क्योंकि अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 का जो डायमेंशन है वो काफी हद तक एक जैसा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। MO इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल पांडे जी ने कहा कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज को 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत वो एमुनिशन का निर्माण करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने 100 किलोमीटर रेंज वाले गौरव लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब को भी देखा, जो कि अपने डिप्लॉयबल विंग के साथ था। इसे अडानी डिफेंस ने तैयार किया है। इसका मास 1000 किलोग्राम है और इसे Su-30 एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है, जो कि जमीन आधारित टारगेट्स के खिलाफ काफी प्रभावी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से ही आ रही है। बता दें कि भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद के बाद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर काम किया है और इसी का नतीजा यह है कि भारत सरकार ने भारतीय सेना को चीनी आक्रमण से निपटने के लिए लद्दाख में नए लड़ाकू वाहन यानी कि न्यू कॉम्बैट व्हीकल्स मुहैया कराए हैं, जिससे लद्दाख में भारतीय सेना की पकड़ और मजबूत हो सकती है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना को मिले ये नए लड़ाकू वाहन काफी अत्याधुनिक है, जो 16,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर कठिन इलाके में तेजी से काम करने के लिए बेहतर माने जा रहे हैं। बता दें कि नए लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल तेजी से गश्त करने और टोही और आक्रामक अभियानों जैसे कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। ये वाहन है इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। इसमें सुरक्षा के लिए 360 डिग्री मशीन गन मिलती है, जिसे कि रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान करता है और इन वाहनों का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर। बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि लद्दाख में 2 साल पहले भारतीय सुरक्षा बलों के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प में चीनी हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं किया जा सकता। हाल ही के आदेश में सूचना के अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के तहत सर्वोच्च अपीलीय निकाय केंद्रीय सूचना आयोग ने चीनी सेना की ओर से मारे गए लोगों की मांग करने वाली याचिका की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसमें यह पूछा गया था कि 2020 में 15 और 16 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई थी उस दौरान कितने लोग मारे गए थे। बता दें कि इस RTI आवेदक ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हताहतों की संख्या और सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के परिवार को पुनर्वास और मुआवजे के भुगतान के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा इस RTI आवेदक ने भारतीय सेना से ये भी जानना चाहा कि क्या हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी में कोई भारतीय सैनिक लापता भी हुआ था। दरअसल भारतीय सेना ने ये कहते हुए जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि ये थर्ड पार्टी की जानकारी है, जिसे RTI अधिनियम की धारा 8(1)J के तहत साझा नहीं किया जा सकता, जो ऐसी किसी भी जानकारी को प्रकट करने से छूट देता है। दोस्तों मानते हैं कि सूचना का अधिकार एक प्रबल अधिकार माना जाता है, लेकिन जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल वहां किया जाए। जिस भी आवेदक ने यह RTI डाली उसको इस बात का मालूम होना चाहिए कि सेना और सेना से जुड़े मामले कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। रही बात कितने लोग मारे गए, कितने हताहत हुए, खुद चीन ने भी इस चीज की सही जानकारी अपने लोगों को नहीं दी। वो आज तक कभी मानता ही नहीं है कि उसके सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उसको मानना पड़ा। उसने संख्या भी बहुत कम दिखाई। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था अभी कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गलवान घाटी के बारे में अगर जानकारी साझा कर दी जाए तो देश के नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यानी कि बड़ी तबाही भारतीय सैनिकों ने मचाई थी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो LAC से आ रही है। दोस्तों बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बनी गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए भारत और चीन 4 बिंदुओं पर सहमत हो गए। चीन की सेना के अनुसार सहमति हाल ही में हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता में बनी है। इसमें सीमाओं पर प्रभावी प्रबंधन के जरिए स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय सहयोग की गतिशीलता फिर से बनाने पर सहमति शामिल है।
और वही बात है दोस्तों, वार्ता के एक दिन के बाद दोनों देशों का जो संयुक्त बयान आया उसमें यही कहा, एलएसी पर शांति यथास्थिति को बनाए रखें, क्षेत्रीय शांति और आपसी संबंधों की कदर की जाए। तो ये सारी चीज़ें चोचलेबाजी है, होना कुछ नहीं है। जब तक इनकी हेकड़ी नहीं उतारोगे तब तक चाइना के ये गोलू मोलू भारत में आएंगे, कोर कमांडर स्तर की वार्ता करेंगे, दवा के खाना पीना खाएंगे और अगली मीटिंग का टाइम दे जाएंगे। फिर भी दोस्तों भारत यहाँ पर यही बोल रहा है कि यथास्थिति को बहाल किया जाए और अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर वापस आया जाए। इन 4 पॉइंट्स में दोस्तों कोई सीमा का समाधान नहीं निकल रहा, ये आपसी हितों की ही बात हो रही है। देखते हैं कब तक ये तनातनी बनी रहती है दोनों देशों के बीच। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। दरअसल कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने आप को डिफॉल्टर बनने से रोकने की हर कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाल लिया है। बाजवा ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने की कगार तक पहुंच चुका है और चंद दिनों पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान और IMF के बीच $4 बिलियन के कर्ज को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि इस ऐलान का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और वर्तमान में $1 की कीमत 239 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने कर्ज के लिए व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि अमेरिका IMF पर $1.2 बिलियन के रिलीफ पैकेज की सप्लाई के लिए दबाव बनाए। इसके अलावा पुराने कर्ज को चुकाने की समय सीमा को भी बढ़ाए। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कहा था कि देश का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार $8.57 बिलियन से घटकर $754 मिलियन हो गया। ये पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट है। यानी कि दोस्तों बाजवा अब अमेरिका की शरण में पहुंच गए हैं। उनको लगता है कि IMF पर अमेरिका प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली IMF का मतलब ही अमेरिका है। ऐसे में शहबाज शरीफ हो या फिर इनके इमरान खान हो, ये जो सत्ताधारी जितने भी लोग थे इनकी कुछ नहीं चल रही है। ऐसे में दोस्तों जनरल बाजवा को यही लग रहा होगा कि अगर वो अपने घर से बाहर भी जाते हैं तो पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से वहाँ पर आसमान में छू रही हैं, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, उससे जनरल बाजवा भी परेशान हो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका से उसने गुहार लगाई है। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।